अब हम आते हैं आर्टिकल 21A के ऊपर, जो कि बात करता है राइट टू एजुकेशन के बारे में। अब ये पहले एक डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल था, बट नाउ दिस हैज बिकम अ फंडामेंटल राइट दैट एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, इनको एक राइट टू एजुकेशन है। इनके पास राइट है कि स्टेट को जाके बोल सकते हैं कि मेरे को एजुकेशन चाहिए। अगर 12 ईयर्स के बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, देन एक्चुअली ही कैन अप्रोच द कोर्ट एंड ही कैन एक्चुअली क्लेम फ्रॉम स्टेट कि मेरे को एजुकेशन चाहिए। तो राइट टू एजुकेशन हमको आर्टिकल 21A में गिवन है एंड स्टेट इससे पीछे नहीं हो सकता। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 22 के ऊपर। इसमें बात करी गई है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। ओके, क्लॉज 1 इसका ये बोलता है कि अगर आपको अरेस्ट करा जा रहा है, देन आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट भी बताने पड़ेंगे। सपोज पुलिस ऑफिसर आती है ए के पास अरेस्ट करने के लिए, तो उस पुलिस को बताना पड़ेगा टू ए कि हम आपको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, रीजंस क्या हैं। इन चीज़ों के बारे में क्लॉज 1 हमको बोलता है। इसमें एक और चीज़ बोली गई है कि ए जो है हमारे, उन्हें एक लॉयर का राइट भी मिलना चाहिए। आपने अरेस्ट तो कर लिया ए को, ओके, लेकिन आप उनको ये राइट नहीं दे रहे हो कि आप लोग अपने लॉयर को कंसल्ट करो। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने ए को अरेस्ट की है, देन आपको उसको राइट टू कंसल्ट अ लॉयर भी देना पड़ेगा। इसके हम क्लॉज 2 पे हम आते हैं। क्लॉज 2 बोलता है कि अगर आपने किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया, देन विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको एक मजिस्ट्रेट के सामने उनको लेके जाना पड़ेगा एंड अगर वो मजिस्ट्रेट ऑथराइज करेंगे, तभी उनकी आप कस्टडी को बढ़ा सकते हो। ओके, अब हम आते हैं क्लॉज 3 के ऊपर। क्लॉज 3 बोलता है कि कोई भी अगर एलियन एनिमी है इंडिया में, सपोज पाकिस्तान का एक पर्सन है, टेररिस्ट है, ओके, इनको जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के राइट्स हैं, ये नहीं मिलेंगे बिकॉज ही इज एन एलियन एनिमी। एलियन एनिमी का ये सिटीजन है। ओके, 20 का बोलता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो लॉज हैं, उनके ऊपर भी क्लॉज 1 और क्लॉज 2 अप्लाई नहीं करेगा। यानी कि अगर आपने किसी को अरेस्ट कर लिया है जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि आगे जाके कोई काम, कोई ऑफेंस करने वाला है, इसलिए हमने उसको पहले ही अरेस्ट कर लिया, तो ये इसी को बोलते हैं हम प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ऐसा अलाउड है, ऐसा आप कर सकते हो एंड इसके ऊपर क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। अब आप देखोगे क्लॉज 4 से लेके क्लॉज 7 तक हमको प्रिवेंटिव डिटेंशन से लेके कुछ बातें बोली गई हैं और ये हमारे को प्रीलिम्स के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बस एक चीज़ हमको याद रखनी है कि अनलेस और अनटिल आप एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन नहीं ले लेते, तब तक आप किसी भी पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं डाल सकते हो। अगर एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंड करेगी, उसके बाद ही आप किसी पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल सकते हो। ओके, तो यही हमारा क्लॉज 4 बोलता है एंड बाकी इसमें हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये सिर्फ प्रीलिम्स में ही आता है काफ़ी स्टेट्स में। ओके, सो दैट इज़ वाई हमको उसको उस हिसाब से जो है पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा इसमें हमको थीसिस नहीं करना है ऑन दोज आर्टिकल्स जो पूछते ही नहीं एग्जाम में। ओके, बट स्टिल हम सारे के सारे आर्टिकल्स कवर करेंगे जस्ट टू बी श्योर कि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए हमसे। अब हम आते हैं आर्टिकल 23 के ऊपर। ये बात करता है बैन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगार। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? आपने देखा होगा बजरंगी भाईजान में कि वहाँ पे बच्ची को वो जाके बेच रहे थे, इसी को बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फिर उस बच्ची से काफ़ी गलत काम करवाते हैं वो। इसके ऊपर बैन लगा हुआ है हमारा आर्टिकल 23 के ऊपर, आर्टिकल 23 में। ओके, इसमें एक और चीज़ के बारे में बोलते हैं कि बेगार भी प्रोहिबिटेड है। बेगार क्या होता है? इट वॉज
कॉन्सेप्ट व्हेन आप किसी पर्सन को खरीद लेते थे एंड फिर उससे आप जिंदगी भर फ्री में काम करवाते थे, दैट इज कॉल्ड वर्क विदाउट पे। तो ये चीज भी प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 23। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 24 के ऊपर। ये बात करता है कि किसी भी बच्चे को आप जो 14 ईयर से कम है, आप एक हैजर्डस जगह पे काम नहीं करवा सकते हो। ओके, जैसे कि फैक्ट्री हो गई जहाँ पे हैजर्डस काम होता है, आग वगैरह होती है या फिर जान का खतरा हो सकता है, उस जगह पे आप एक 14 साल से कम के बच्चे को काम नहीं कर पाओगे। दिस इज व्हाट आर्टिकल 24 सेज। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 25 के ऊपर, जो कि बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। क्लॉज 1 में हम देखेंगे इसके, क्लॉज 1 में ही रिस्ट्रिक्शन गिवन है हमें ऑन दिस पर्टिकुलर राइट। इसमें बोला गया है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। अब आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ जो है ना, ये प्रीलिम्स में बहुत बार पूछी गई है कि आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कौन सी हैं। तो आपको ये चीज़ दिमाग में बिठानी ही है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। आपको मैंने आर्टिकल 19 में ये चीज़ नहीं बोली थी कि आपको वो रिस्ट्रिक्शंस को याद रखना है, लेकिन आपको मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ याद रखनी है बिकॉज दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन एग्जाम्स। ओके, सो subject to these particular restrictions, all persons are equally entitled to freedom of conscience and right to freely process, practice and propagate religion। तो आप किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, ओके, प्रैक्टिस कर सकते हो एंड प्रोपेगेट कर सकते हो। सपोज एक हिंदू पर्सन है, हिंदू जो पर्सन है वो अपने रिलीजन को जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उसके बढ़ावे के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, उसको प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। एंड सेम इज द केस विद एवरी अदर रिलीजन। ओके, तो ये हमारा क्लॉज 1 बोलता है। क्लॉज 2 बोलता है कि अगर स्टेट चाहे तो वो जो रिलीजियस बोर्ड्स हैं उनके फाइनेंसेस चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ हो। ओके, बी बोलता है कि जो स्टेट है वो एक सोशल वेलफेयर स्कीम भी लेके आ सकता है। जैसे कि हमारा साबरीमाला वाला जजमेंट था, उसमें यही तो बोला गया था कि जो मंदिर के गेट्स हैं वो वुमेन के लिए भी खोले जाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ हर एज। तो ये चीज़ इसलिए हम कर पाए थे बिकॉज क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी जो है वो ये परमिट करता है स्टेट को। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया था एंड जो केरला की गवर्नमेंट थी उन्होंने परमिट कर दिया था टू एवरी वुमेन ऑफ एवरी एज टू विजिट साबरीमाला टेम्पल। ओके, इसकी हम एक्सप्लेनेशन 1 पे हम आते हैं। ये बोलता है कि जो सिक्स हैं वो अपने साथ किरपान को कैरी कर सकते हैं बिकॉज इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर रिलीजन। ओके, किरपान क्या होती है? स्वॉर्ड होती है जो सिक्स को बोला गया है कैरी करने के लिए इन देयर होली बुक, एंड जो उनके गुरुज हैं उन्होंने भी उनको ये चीज़ बोली हुई है। ओके, अब हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन 2 के ऊपर। ये बोलता है कि जब भी हम सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 2 में हिंदूज के बारे में बात करते हैं तब हम ये बोल रहे हैं कि सिक्स, जैन और बुद्धिस्ट रीजन को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं व्हेन वी से हिंदूज। ओके, तो यही एक्सप्लेनेशन 2 बोलती है। अब हम आते हैं आर्टिकल 26 के ऊपर। ये बोलता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, to manage its own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administer such property in accordance with law। तो कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है एंड अपने रिलीजन को वो अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकती है। बट ये जो राइट्स हैं दिस इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल कोविड हो गया, कोविड के दौरान सरकार ने मंदिर बंद कर दिए थे, सारे के सारे वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप बंद कर दिए थे, चाहे वो मॉस्क हो, गुरुद्वारा हो, टेम्पल्स हो। तो ये क्यों कर पाई? बिकॉज
हेल्थ इशू था उसमें। तो अगर हेल्थ इशू होता है देन आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 में जो राइट्स हैं उनको आप कर्टेल कर सकते हो, बिकॉज जनरल पब्लिक की हेल्थ का सवाल था। कोविड फैल जाता अगर काफ़ी सारे लोग एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते, एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट कैन कर्टेल दैट राइट। अब हम आते हैं आर्टिकल 27 के ऊपर। ये बोलता है कि किसी भी पर्सन को आप फोर्स नहीं कर सकते हो डोनेशन देने के लिए फॉर सम रिलीजियस पर्पसेस। अगर वो खुद की श्रद्धा से कोई डोनेशन देता है वो ठीक है, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो। दैट इज वायलेटिंग दैट पर्सन्स फंडामेंटल राइट। अब हम आते हैं आर्टिकल 28 के ऊपर। इसका क्लॉज 1 ये बोलता है कि अगर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्टेट पैसे दे रही है, स्टेट फंड कर रही है, तो उस इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आप नहीं दे सकते हो। ओके, लेकिन इसमें एक चीज आपको देखनी है, इसमें लिखा हुआ है होल्डली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, यानी कि उस इंस्टीट्यूशन को सारे के सारे पैसे स्टेट ही देती है। इन दैट केस उस इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते। क्लॉज 2 पे हम आते हैं। क्लॉज 2 बोलता है कि अगर स्टेट जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन को पूरी तरीके से फंड नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत फंड कर रहा है, तो उस इंस्टीट्यूशन में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो दे सकते हो। लेकिन अगर पूरे का पूरा पैसा स्टेट ही दे रहा है, इन दैट केस यू कैन नॉट गिव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन दैट इंस्टीट्यूट। ओके, क्लॉज 3 बोलता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट पैसे दे रहा है उसमें आप ये नहीं बोल सकते किसी बच्चे को कि आपको रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है। ओके, तो यही क्लॉज 3 बोलता है। अब हम आते हैं इसके आर्टिकल 29 के ऊपर, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इसमें 3 टाइप ऑफ माइनॉरिटीज की बात करी गई है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। तो अगर कोई पर्सन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आता है, इन दैट केस ऑल्सो उनको आर्टिकल 29 का बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, या फिर उनकी एक डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट या कल्चर है, इन दैट केस ऑल्सो आर्टिकल 29 को उनका बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, तो आर्टिकल 29 यही बोलता है कि कोई पर्सन जिनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर है, तो वो उस कल्चर को, उस स्क्रिप्ट को, उस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लॉज 1 इसका यही बोलता है। लेकिन इसका जो क्लॉज 2 है वो इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है नो सिटीजन shall be denied admission to any education institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them। यानी कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन को स्टेट फंड कर रहा है तो इन ग्राउंड्स के ऊपर आप किसी भी बच्चे को एडमिशन डिनाई आप नहीं कर सकते हो। ओके, तो यही चीज के बारे में क्लॉज 2 बोलता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 30 के ऊपर। इसका क्लॉज 1 ये बोलता है कि अगर आप लिंग्विस्टिक मिनोरिटी हो या फिर आप रिलीजियस मिनोरिटी हो, इन दैट केस यू हैव द चॉइस टू मेंटेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ योर ओन। आप खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हो, जिसमें आप ये बोल सकते हो कि कोई और पर्सन जो हमारी कम्युनिटी के बाहर का बच्चा है वो इस इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ सकता। आप ऐसे रूल बना सकते हो। ओके, अब हम आते हैं क्लॉज 1A के ऊपर। क्लॉज 1A ये बोलता है कि अगर सरकार ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूशन को एक्वायर करती है, देन उस एक्विजिशन के दौरान क्लॉज 1 का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ओके, इसका क्लॉज 2 ये बोलता है कि अगर सरकार एक स्पेसिफिक एड हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दे रही है, हर इंस्टीट्यूशन को वो दे रही है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है अगेंस्ट दीज टाइप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यानी कि अगर एक माइनॉरिटी ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया हुआ है तो सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है कि हम आपको पैसे नहीं देंगे लेकिन बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन है सबको पैसे देंगे। ऐसा सरकार नहीं कर सकती है। अगर वो पैसे दे रही है तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस को देना पड़ेगा उसको, चाहे वो माइनॉरिटी का हो या फिर मेजॉरिटी का हो। ओके,
अब हम आते हैं क्लॉज 2 के ऊपर। क्लॉज 2 ये बोलता है कि अगर सरकार एक ग्रांट दे रही है हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, हर इंस्टीट्यूशन को पैसे दे रही है, इन दैट केस वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है अगेंस्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। वो ऐसा नहीं बोल सकती है कि हम आपको पैसे नहीं देंगे लेकिन बाकी सारे के सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हम पैसे देंगे। ऐसा सरकार नहीं कर सकती है। अगर वो ग्रांट कर रही है तो सारे के सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को उसको करना पड़ेगा, रिगार्डलेस कि वो माइनॉरिटी ऑपरेट कर रहे हैं या फिर मेजॉरिटी ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, अब जो आर्टिकल 31 है ये अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये बात करता था राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक फंडामेंटल राइट होता था, बट नाउ इट इज़ नो लॉन्गर देयर। ओके, अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इन आर्टिकल 300A। ओके, तो हम देखेंगे आर्टिकल 300 जब हम आएंगे उसके ऊपर, वहाँ पे वी विल सी दैट राइट टू प्रॉपर्टी नाउ इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट्स नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। अब हम आते हैं आर्टिकल 31A के ऊपर। आर्टिकल 31A ये बोलता है कि सरकार जो है वो एक्विजिशन से रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकती है। अगर कोई लैंड पे एक्वायर करना है किसी एरिया में, सरकार उसके रिगार्डिंग लॉज बना सकती है। अब हम आते हैं आर्टिकल 31B के ऊपर। 31B ये बोलता है कि 9th शेड्यूल में कोई भी लॉज अगर आप बना रहे हो तो उनकी जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं हो सकती है, कोई कोर्ट उनको एग्जामिन नहीं करेगा कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये आई थिंक इट शुड बी रिपील नाउ, बिकॉज केशवानंद भारती का जो केस है उसमें बोला गया है कि अगर कोई भी लॉ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा तो उसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी हो भी सकती है और उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, बट स्टिल 31B इज गिवन, तो हमको इसको रिपील कर देना चाहिए। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 31C के ऊपर। ये बोलता है कि अगर आप डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स जो है हमारे पार्ट 4 में उनको पूरा करने के लिए कोई लॉ लेके आ रहे हो, देन इट विल नॉट बी इनवैलिड इवन दो वो आर्टिकल 14 या 19 का वायलेशन कर रहे हैं, स्टिल आप वो लॉस को लेके आ सकते हो। ओके, आर्टिकल 31D जो है इज नाउ रिपील्ड एंड ऑब्वियसली वी डोंट हैव टू रीड इट।